हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। क्या? तुगलक वंश। अपना चौथा चैप्टर है, आज चौथा लेक्चर होगा और इसमें शुरू करेंगे तुगलक वंश। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं तुगलक वंश। तो पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? यानी किसने तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक, दोनों एक ही के नाम थे। ये तुगलक वंश का प्रथम शासक था। इसी ने ही तुगलक वंश की नींव रखी। वो बहुत योग्य शासक था, योग्य शासक हुआ। उसने दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और वहीं अपनी जो है सेना नायकता उसने सिद्ध की। और इसको जो है आगे चल के जब ये खिलजी वंश समाप्त हो जाता है तो तुगलक जो है, हालांकि उत्तराधिकार का युद्ध होते हैं उनमें जीत के, और तुगलक वंश की नींव रखता है कौन? गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है, कृषि को सन्मुक्त करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का सिरा है। मतलब किसने नहर खुदवाई? तो किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने 13वीं शताब्दी में पहली बार नहर खुदवाई। उसने जो है कृषि सुधार के अनेक काम किए, जैसे मुकद्दम खुत, जो जो अलाउद्दीन खिलजी ने जिनसे अधिकार छीन लिए थे ना, उन अधिकारों को वापस दे दिया। बटाई का प्रयोग किसमें? कर राजस्व में फिर से शुरू कर दिया बटाई का। और उसने सिंचाई सिंचाई पे कर लगाया, भू राजस्व की दर 1/3 कर दी, है ना। नहरों को, सिंचाई के लिए नहरों की स्थिति बनाई, नहरों को खुदवाया। ये उसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। तो सी ऑप्शन सही है। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक, देखो दो चीज़ आती हैं, सबसे अधिक समय तुगलक वंश कब से कब तक? तो ये है 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश ने, और सबसे कम है खिलजी वंश ने। ये लोधी नहीं है, खिलजी वंश सबसे कम खिलजी वंश है, और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश। तो इसमें पूछा है तुगलक वंश ने, तो इसने ही सबसे ज़्यादा। देखो अब देखो, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से शुरू होता है, फिर 1320 तक चलता है। वहीं पर तुगलक वंश वो लोधी वंश आता है। लोधी वंश 1450 से 1526 तक रहता है। उसके पहले तुगलक वंश आता है 1320 और 1414 तक। फिर आता है बाद में लोधी। लोधी आता है बाद में ना, तुगलक के बाद में आता है। तुगलक के बाद में खैर सैयद आएगा, खिलजी आएगा, ये सब आएंगे, आगे देखेंगे। चलो, तो ये डी ऑप्शन है, तुगलक वंश ने सर्वाधिक शासन किया और खिलजी वंश ने सबसे कम किया, ये ध्यान रखना। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान ने चलाया था? अमीर कोही तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT बोलते हैं इसको। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही किसके लिए? कृषि की उन्नति के लिए। कृषि की उन्नति के लिए अमीर कोही एक नया विभाग चलाया था। और फसल चक्र को उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंस दी थी। मतलब फसल चक्र को बार बार तरह तरह की फसल बोने के लिए, इसको फसल चक्र, है ना, जिससे क्या है, भूमि की उर्वरता बनी रहे। ठीक है, तो साइंटिफिक खेती थी उस टाइम पे भी। चलो अगला देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो ये ले गया था दौलताबाद। इसका जो है ना, कई चीज़ें, 4-5 चीज़ें हैं इसके जो है शासन में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उसने ही इसके शासन को ख़त्म कर दिया। तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, वो कलह चल रही थी उस टाइम पे, लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहे थे, तो उनसे बचने के लिए ये अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? सांकेतिक मुद्रा मतलब कि भाई जो चीज़ दिखने में इतनी नहीं है लेकिन उसका मूल्य रख दिया जाता है। जैसे कोई चीज़ 5 रुपये की है, देखने में ऐसे बेचें तो, लेकिन उसका मूल्य रख दिया 500 रुपये, इसको बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक नहीं चलाई थी। इसने चांदी, तांबे और कांसे से मिला के मिश्रित करके सिक्के चलाए, जिनका मूल्य जो है चांदी के मूल्य के बराबर रख दिया। उनका कुछ कारण, कई लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि भाई वो सेना सेना को मजबूत करना चाहता था और अपना जो है केंद्र का नियंत्रण रखना चाहता था, इसलिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। दूसरा, कुछ लोग बताते हैं कि उसके टाइम पे चांदी की जो है कमी आ गई थी, और भारत में बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, और उस टाइम पे चांदी के सिक्के चला करते थे, इसलिए उसने कांसे की मुद्रा चलाई और जिसका जो है चांदी के दाम के बराबर रेट रख दिया था। तो ये भी कुछ बताते हैं। सी ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता ने दीनार कहा, जिसको। सही है, बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी सेना की मजबूती के लिए ऐसा करना चाहता था। तो ए सही है, आर जो है गलत है। ए सही, आर गलत है, नहीं सी ऑप्शन है। वो क्या है, उसने जो है ये चलाया ना, दीनार को चलाई अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि के लिए, सोने के सिक्कों को टोकन मुद्रा की तरह जारी करने के लिए उसने ऐसा किया था। सी ऑप्शन सही है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। सही है, बिल्कुल असफल हो गई थी। क्यों हुई? मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा पर निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसलिए हुई। बिल्कुल राइट है, ए और आर दोनों सही, और ये जो है व्याख्या भी है। यानी
ये असफल हुई और असफल इसलिए हुई क्योंकि उसका जो है इस पर नियंत्रण सही नहीं था। ठीक है, अगला, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था पर विस्तृत विवरण दिया? डाक व्यवस्था पर दिया है इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोरक्को का यात्री था और ये इसी के मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही 1333 के करीब ये भारत में आता है और इसने डाक व्यवस्था और दिल्ली की जो है बहुत ज़्यादा उस समय की समाज के बारे में भी, डाक व्यवस्था के बारे में विवरण दिया है। इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, दिल्ली का काजी। ठीक, अगला, होली त्यौहार को के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान, मतलब यही था मोहम्मद बिन तुगलक। ये हिंदुओं के त्यौहार में भाग लेता था, जैसे होली वगैरह में भी भाग लेता था, तो इसलिए ये बड़ा ही इस तरह से सौहार्द वाला शासक था। अगला, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को उसकी राजा से? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के ही निधन पर किसने कहा? बदायूं ने कहा था कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिल गई। एक्चुअली क्या हुआ, ये जब अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया तो दौलताबाद में था, तो गुजरात का राजा था एक तागी, उसने जो है वहाँ विद्रोह कर दिया और तागी के विद्रोह दबाने के लिए गुजरात गया, वो भाग के सिंध पहुँच गया और तागी के पीछे पीछे सिंध पहुँचा और उसी क्रम में सिंध से वापस लौटने के क्रम में ही ये जो है रास्ते में बीमार पड़ जाता है और 1351 में मर जाता है। फिर इसका चचेरा भाई बैठता है फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बदायूं ने कहा था, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने दफ्तर बनाया था इसके लिए, है ना, बेकारी की समस्या को हटाने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये भी थे फिरोज तुगलक के में। फिरोज शाह तुगलक के काल में 1,80,000 तक गुलामों की संख्या पहुंच गई थी भैया, और ये बड़ा शौकीन था। ये गुलामों को जो है 100 से लेके 10 से लेके 100 टके तक वेतन देता था। उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके जो है ट्रेनिंग वेनिंग का सब कुछ ध्यान रखता था, है ना। उनके लिए एक विभाग भी बनाया था इसने, गुलामों के लिए एक विभाग का बनाया था। क्या नाम था उसका? दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान। तो बड़ा शौकीन था ये गुलामों का। डी ऑप्शन सही है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग विभाग, क्या आरिज विभाग? नहीं भैया, तो बलबन ने शुरू किया दीवाने आरिज। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों दागने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी घोड़े दागने की प्रथा, ये भी गलत। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गलती पर उसका चाचा बैठा? नहीं भैया, चचेरा भाई बैठा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, ये सही है, डी ऑप्शन सही है ना। तो डी ऑप्शन सही है भैया। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पे बहुत जो है अलग अलग तरह के काम किए हैं। उसने लोक निर्माण के लिए एक अलग विभाग बनाया। उसने फिरोज शाह ने 300 नए नगर बसाए, जिनमें से फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये सब जो है उस टाइम के नगर बसाए थे उसने। प्रत्येक भवन की योजना से पहले उसके व्यय का अनुमान दीवाने विजारत मतलब राजस्व वाला मामला था, ये राजस्व देखने वाला, तो दीवाने विजारत के पास भेजा जाता था और वो उसको इस धन की स्वीकृति करता था। बड़ा सिस्टमेटिक मामला था। तो डी ऑप्शन सही है। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा जाल निर्माण फिरोज शाह तुगलक, और सबसे पहले निर्माण गयासुद्दीन तुगलक का भी पढ़े हम। तो सबसे पहले निर्माण नहरों का गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन होता। लेकिन अब पूछा है सबसे बड़ा नहरों का जाल, तो फिरोज शाह तुगलक, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो यह है फिरोज शाह तुगलक। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो यही था भैया फिरोज शाह तुगलक। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, लेकिन क्या हुआ, ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद हड़ताल वगैरह की और विरोध प्रदर्शन किया, तो फिर क्या हुआ, बाकी हिंदुओं ने ब्राह्मणों का कर जो है अपने ऊपर ले लिया और हम दे देंगे इनके हिस्से का भी, तो ये फिर हटा दिया गया ब्राह्मणों से, है ना। तो बी ऑप्शन सही है। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। टोपरा और मेरठ से स्तंभ ला के दिल्ली में इसने स्थापित करवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक नए अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसमें दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे के विचारों को समझ सकें? तो ये भी भैया फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नए अनुवाद विभाग की स्थापना की और इसने बहुत सारे जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका भी फारसी में अनुवाद कराया। तो यही था फिरोज शाह तुगलक। अगला, राज्य के खर्च पर हज की यात्रा कौन है? फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा शुरू करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलकों का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। कौन सा? नसरुद्दीन
महमूद ये था दिल्ली सल्तनत में तुगलक का अंतिम शासक। इसके टाइम पे क्या हुआ, पंजाब के सूबेदार खिजर खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। और भैया नसरुद्दीन, देखो नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल है 1394 से 1412 तक, है ना। ये अंतिम शासक है तुगलक वंश का। तो इसके टाइम पर नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में चला गया, दूसरा इसका छोटा भाई था नुसरत शाह। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा रहा। नसरुद्दीन मतलब छोटा सा ही उसका कार्यकाल था, इसलिए इसी के समय एक चीज़ और याद रखना, नसरुद्दीन महमूद के टाइम पे ही तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया, इसी के समय पे। और इसका इतना छोटा शासन था कि इसके बारे में इतिहासकारों ने कहा कि शेर शाह की सल्तनत दिल्ली से लेकर पालम तक थी, इसी के बारे में कहा है नसरुद्दीन महमूद के बारे में। तो सी ऑप्शन सही है। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, तो अभी पढ़े हम। देखो इनमें कोई भी नहीं दिया है, नसरुद्दीन महमूद के, लेकिन इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन इनमें से कोई भी सही नहीं है ना। इसलिए मैंने ये डाला है कि देखो आयोग भी गलत क्वेश्चन बना देता है, इसमें कोई नहीं होगा, है ना। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं डाला था आपको समझाने के लिए। अगला, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राजवंश का राज स्थापित हुआ, तो तैमूर के बाद आता है भैया ये सैयद वंश। सैयद वंश का राज स्थापित होता है। और सैयद वंश में दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है, लेकिन खिजर खां से ये पराजित हो जाता है। दौलत खां को खिजर खां पराजित कर देता है और तैमूर द्वारा नियुक्त तो लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है। लेकिन तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में किसने किसने खिजर दौलत खां ने फिर दिल्ली को जीत लिया और एक नए वंश भैया सैयद वंश की स्थापना की, ठीक है। तो सैयद वंश का शासन आता है तैमूर के आक्रमण के बाद। निम्न को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बाद में कौन आएगा, शाह आलम, 4 सबसे बाद में है। उससे आएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी 3। सी ऑप्शन हो गया। तो फिर रुकनुद्दीन आता है भैया। रुकनुद्दीन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बनता है। उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है ना। तो पहला सबसे पहले वो हो गया। फिर मुबारक शाह 1316 से 1320, दूसरा नंबर हो गया मुबारक शाह का। और तीसरा फिरोज शाह, कब है ये, 1351 से 1388। और लास्ट में आता है सैयद वंशी है आलम शाह, ये कब है 1415 से 1451 तक। तो ये हो गया 1 2 3 4, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। आशा है आपको ये पसंद आएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे अपने मध्यकालीन भारत को ख़त्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आपको बेहतर से बेहतर कुछ नया आप जो सजेस्ट करेंगे वो उसके हिसाब से भी, नहीं तो मैं अपनी समझ से भी जो ज़्यादा वेटेज रखेगा जल्दी वाले एग्जाम के हिसाब से वो मैं आपको दे दूंगा। मेरा टारगेट है आपको सब कुछ कंप्लीट कराना इसी चैनल पर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।